नाज़रीन, निस्फ सदी कबल 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए मजबूत विफाक और मजबूत इकाइयों की ज़मानत समझा जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इन 50 सालों में हम अपने जमहूरी निज़ाम को तवाना ना कर सके, या यूँ कहिए कि ये जमहूरी निज़ाम डिलीवर ना कर सका। फिर उसके बाद हमने देखा कि तजर्बे पे तजर्बे होते रहे और आइन में तरामीम दर तरामीम का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2010 में 18वीं आइनी तरमीम भी आपको यकीनन याद होगी, जब इख्तियारात और वसाइल सूबों को दिए गए और कहा यह गया कि इससे सूबों के दरमियान कंपटीशन बढ़ेगा, मुसाबिकती माहौल होगा और मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। लेकिन इन 15 सालों में भी साबित यह हुआ कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन रहा। विफाक कमज़ोर हो गया, सूबे तगड़े हो गए। सूबे तगड़े ज़रूर हुए लेकिन मुल्क आगे ना बढ़ सका। और साथ ही साथ हमने देखा कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसका ख़ात्मा हुआ और उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम तरीन जो मामले थे वो प्रोविंशियल डोमेन में आए। तो होना तो ये चाहिए था कि सूबे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते और जो एक आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। साथ ही साथ जो कमज़ोर हुआ तो जो ट्रिपल डी की बात की जाती है, यानी डेट कर्ज़ों की अदायगी में वफाक इतनी बुरी तरीके से उलझा कि उसके पास डिफेंस यानी जो दिफाई अखराजात हैं वो पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, वो भी अक्सर कर्ज़ों के ऊपर पूरा किया जाता। और साथ साथ डेवलपमेंट को तो आप भूल ही जाइए, जो हमारे तरक्याती अखराजात हैं। और आज ये आलम यह है कि हम उसी बयानिए को लेकर, यानी मुल्क में मजबूत विफाक और मजबूत इकाइयों को लेकर आज हम 27वीं आइनी तरमीम के दर पर खड़े हैं। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इसकी कितनी ज़रूरत है, इस पे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किन किन शक़ों के ऊपर इत्तेफाक राय है और किन के ऊपर वो अड़ी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर क़ानून अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब मौजूद हैं। जाफ़री साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अगर एक एरियल व्यू लें आप पूरी तारीख़ का, तो आज 27वीं आइनी तरमीम किस हद तक और कितनी ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जनाब। 27वीं आइनी तरमीम, आइन के अंदर रद्द-ओ-बदल जो है, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, रद्द-ओ-बदल कोई बुरी बात नहीं है प्राइमा फेसी। लेकिन जिस तरह 26वीं तरमीम में हमने देखा कि वो रद्द-ओ-बदल का जो कोशिश थी वो जिस सिमत में दुनिया भर में प्रोग्रेसिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशंस बढ़ते हैं उस सिमत के ख़िलाफ़ थी, और इस हद तक ख़िलाफ़ थी कि जो एक बुनियादी उसूल दुनिया भर 100 साल पहले तय कर चुकी है कि रूल ऑफ लॉ और बेसिक ड्यू प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक आज़ाद अदलिया हो। और आज़ाद अदलिया का मतलब भी 100 साल पहले तक, ये दूसरी जंग अज़ीम और पहली जंग अज़ीम के दरमियान वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये डिटरमिन कर लिया कि आज़ाद अदलिया का मतलब ये है कि ऐसी अदलिया जो कि इंसुलेटेड हो इंतज़ामिया के असर से, ना उसमें इंतज़ामिया के अफसरान हो, वो तो खैर एक बिल्कुल रेड लाइन है जो ये 27वीं तरमीम का एक मसवदा कहा जाता है कि क्रॉस कर रहा है अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी। या फिर इंतज़ामिया का बिलवास्ता अदलिया के ऊपर भी कोई असर ना हो, वो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे असरअंदाज ना हो सके, उनकी पोस्टिंग पे असरअंदाज ना हो सके, उनके बेनिफिट्स पे असरअंदाज ना हो सके, यानी कि उनका कोई फ़ैसला करने के हवाले से कोई ऐसा नतीजा ना हो जो इंतज़ामिया उनके ऊपर सादर कर सके। कोई भी ऐसी इफ़ेक्ट नहीं हो सकता जो एग्जीक्यूटिव करे। लेकिन 26वीं तरमीम में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के नाम पे हमने दरवाज़ा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट का, और ये दरवाज़ा अंदर से जब तक नहीं खुलता तो ये खुलना नामुमकिन था, लेकिन हमने दरवाज़ा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट का कि उसके अंदर इंतज़ामिया मुदाखलत करे, जजेस को पिक एंड चूज़ करे, बग़ैर किसी मंतक के एक फ़ना जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के काबिल समझे और फ़ना जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अहल ना समझे। और इसका नतीजा भी हमने नंबर्स में देख लिया है, चाहे वो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला हो, चाहे वो इलेक्शन के अंदर इंक्वायरी हो, चाहे वो इस्लामाबाद के जजेस का एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस की कंप्लेंट हो, इन सब के अंदर या तो हुकूमत के हक़ में प्रोग्रेस हुआ है या कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो न सिर्फ कैप्चर नीयत थी, कैप्चर की रिज़ल्ट भी आया है। और इसी तरह 27वीं तरमीम में दीगर जो भी मकासद हों, उसका एक मकसद जो है वो अदलिया का कैप्चर को मुकम्मल और यकीनी बनाना है, और दूसरा मकसद जो है वो भी तारीख़ की सिमत के ख़िलाफ़ है,
और वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फेडरलिज्म में और किसी भी तर्ज हुकूमत में फैसला जितना अवाम के करीब तर हो उतना अफजल होता है। अब कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अवाम के करीब नहीं किए जा सकते, मिसाल के तौर पे दिफा के फैसले या फिर मालियाती तौर पे मुल्क की क्या साख है क्या नहीं है, ये फैसले जो है ये इंतज़ामी तौर पे मरकज़ करता है। लेकिन ये फैसला कि रोड बननी है नहीं बननी, बिजली की लाइन डलनी है नहीं डलनी, स्कूल बोर्ड को पैसे मिलने हैं नहीं मिलने, ये फैसले अवाम के करीब तर होने चाहिए। और ये इसकी तरफ एक दुरुस्त कदम था 18वीं तरमीम, हतमी कदम नहीं था, और हमने देखा है कि नहीं, उसमें बहुत सारे लेकिन प्रॉब्लम्स थी। जाफरी साहब 18वीं तरमीम जो लेटर इन स्पिरिट में होनी चाहिए थी, जिसमें आपका थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको फाल होना चाहिए था। यही जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, ये एमएनए एमपीएस का काम नहीं था, ये यूनियन काउंसिल के लेवल की चीज़ें थी, तो हम तो उसमें भी डिलीवर नहीं कर सके ना। हमारी सियासी जमातें फॉर एनी रीज़न वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक्टिव नहीं कर सकी। जी देखिए, मैंने कहा था 18वीं तरमीम जो थी वो एक तारीखी दुरुस्तगी थी, वो एक हतमी शक्ल नहीं थी हमारे आइन की, लेकिन वो एक दुरुस्त सिमत में कदम था। और जहां मरकज़ ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर मुसल्लत कर ली थी, उस पावर को डिवॉल्व करके प्रोविंसेस के पास आ गई थी। और एक नीयत थी तरमीम में, बज़ाहिर फ़र्ज़ नहीं था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स भी फ़र्ज़ कर दिए जाएँ प्रोविंसेस पे, और डेवोल्यूशन टू अ लोकल फाल लोकल गवर्नमेंट किया जाए। वो ये इसका जिक्र तो है, लेकिन इसका जो मंतक, जो इसका मैकेनिज्म होगा, उसका जिक्र आइन में नहीं होता। आइन जो है वो इतने डिटेल में नहीं जाते, लेकिन शायद जाना ज़रूरी था। हाँ। और पिछले 15 सालों में या फिर यूं कहिए कि शायद ये बड़ी विफाकी या सूबाई जमातों को सूट नहीं करता था उस ग्रास रूट पे लेवल पे जाके इख्तियारात को देना। एमएनएस को देखें, ये पीएसडीपी की स्पेंडिंग को भी आपने देखा है कि जब एमएनएस के अंदर बांटा जाता है और 200-250 लोगों से नेगोशिएट करना होता है तो आसान होता है बनस्बत इसके कि 1100-1200 प्रोविंशियल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव से नेगोशिएट करना पड़े। और इसी तरह फिर जब 1,00,000-1,50,000 लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से नेगोशिएट करना पड़ता है तो वो क्योंकि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रोकना। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम समझी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप अनपॉपुलर होंगे तो आप अपने आप को लोगों के साथ मिलकर नेशनल लेवल पे मैनेज कर लेंगे, प्रोविंसेस में भी शायद मैनेज कर पाएँ, लेकिन लोकल लेवल पे ये मैनेजमेंट जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इससे कासिर रही हैं। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट ये जो बात की जा रही है ना, इसी को फर्दर अगर हम जाएं, डायसेक्ट करें, तो जनाब पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, फिर एजुकेशन की मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, विफाक के पास दोबारा आए। अब ज़ाहिर है कि उसमें दो तीन चीज़ें, एक तो जो हेल्थ के ऊपर जो एजुकेशन के ऊपर एलोकेशन होनी चाहिए थी आपकी बजट की, वो नहीं हुई उस तनासुब से। दूसरी चीज़ ये कि जनाब एक जो यकसा निसाब की बात की जाती है, मोहम्मद बिन कासिम 3 सूबों में के जो करिकुलम है उसके अंदर हीरो है और एक सूबे के अंदर जो है उसको विलन बना के पेश किया जाता है। इसी तरीके से पॉपुलेशन के हवाले से बात करें, आपका जो एनएफसी अवार्ड है वो पॉपुलेशन के तनासुब से दिया जाता है, तो अगर सूबे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो शायद वो उनके मफादात से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो सालाना 2% की है और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सालाना 2.5% की है, तो जो कुछ भी हम तरक्की करते हैं वो सब सब्सिडी हो जाती है। तो हमारी जो 18वीं आईनी तरमीम है वो नहीं कर पा रही थी डिलीवर उस तरीके से। जाफरी साहब देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि प्रोविंसेस जो हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल में दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा चाहिए तो बच्चे ज़्यादा पैदा करें, तो मैं इस चीज़ को नहीं बाय करता। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेच है आर्ग्यूमेंट की। दूसरी बात, अगर आप करेंगे कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो सूबा, ये मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम क्या था क्या नहीं था, ये प्रोपेगेंडा है कि अगर सब लोग एक ही बात करें। ये एजुकेशन जो है उसके मेरिटोरियसली उसका ढांचा जो है, उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भले वफाक अपने पास रख ले, लेकिन एजुकेशन का मद जो है, जो एक्चुअल डिस्पेंसेशन ऑफ एजुकेशन इन द सिस्टम जो है स्कूल्स का, वो प्रोविंसेस पे भी नहीं, वो तो लोकल लेवल पे होना चाहिए, ना कि मरकज़ पे हो। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स करना ज़रूरी नहीं है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसी में जो कहा गया आईनी अदालतों के हवाले से कहा गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये उसी का स्टांस था और जाहिर है कि उसको इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा मैं चाहूँ ज़रा रोशनी डालें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आईनी अदालतों के आने से? अभी जो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग बनेंगी तो फिर क्या आप समझते हैं कि उसमें जिक पहुँचेगी?
देखिए, हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, हम नज़ीरों के पाबंद हमारे कोर्ट्स होते हैं। इस तरह की जुरिस्डिक्शंस में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होते। हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट है ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के नाम पे दर हकीकत एग्जीक्यूटिव को अपनी मनपसंद बेंचेस बनाने की गुंजाइश पैदा की गई है। तमाम सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना। आप सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस अहल होने के बाद बनते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अब जब बना दी गई हैं इस उज़र पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो अब इस उज़र की बाकी मंतक भी जितनी भी अलील हो बाकी नहीं रहती कि अब इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएं। और इसमें बहुत ज़्यादा आप दिलचस्पी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो कोशिश थी, जो नीयत थी, वो थी अदलिया की आज़ादी को कैप्चर करना, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के थ्रू कामयाबी से हो चुकी है। अब इसलिए मज़ीद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करने की कोई मुझे मंतक समझ नहीं आती। ठीक है। अच्छा, एक पार्ट उसका और भी था, आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी सिस्टम है उसको बहाल करना। इससे पहले तारीख में आप जाएं तो जाहिर है कि आप जब जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ गए थे, उस सिस्टम की तरफ गए थे, अब दोबारा उसको रिवाइव किया जा रहा है, तो उसमें क्या आप देखते हैं जाफरी साहब? देखिए, ये वो मैंने जिस तरह आगाज़ में कहा था कि ये वो रेड लाइन है जो दुनिया 100 साल से ज़्यादा पहले ख़त्म कर चुकी है। हमने अपने जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल इटरेशन थी उसमें उस तक तो थी, हमने फिर आखिरकार 73 में इसको ख़त्म किया कि जहाँ एक कमिश्नर साहब है, वो किसी दूर दराज इलाके में है, तो उनके पास अदालत की भी पावर है। यानी कि वो पुलिस पे भी पावर रखते हैं, और जिस इदारे के ख़िलाफ़, जिस महकमे के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लोग अदालतों में आते हैं, यानी कि पुलिस के ख़िलाफ़, तो वो अदालत भी वो हैं। हाँ। तो ये बिल्ली की से दूध की रखवाली जो है, इस प्रोसेस को बिल्कुल भी आज़ाद क्योंकि नहीं समझा जाता था, इसलिए इस प्रोसेस को दुनिया भर में ख़त्म किया गया है। और हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में ही सही, लेकिन हम ये प्रोसेस वापस ले आएं जहाँ पे फेयर ट्रायल के जो बेसिक तकाजे होते हैं वो भी पूरे नहीं होते। तो आप समझते हैं कि कंसेंसस हो पाएगा सियासी जमातों में इसके ऊपर? और ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मानी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मानी जा रही हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त आज उनकी बैठक भी हुई, तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, क्या कोई फेयर डील आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मिलेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बड़ी कोई फेयर डील मिल सकती है पीपल्स पार्टी को इस पर। जनाब, कंसेंसस अवाम का ये मुआहदा है। अवाम का 8 फरवरी 2024 को कंसेंसस कुछ और था। ये लोग जो हैं ये उस कंसेंसस का नतीजा नहीं है। ये 9 फरवरी 2024 के कंसेंसस और उसके बाद के जो कंसेंसस बने हैं उसका नतीजा है। इनको ये बात बखूबी पता है, और ये आपस में जो भी कंसेंसस बनाएंगे वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे कि अवाम की क्या सोच है। वो जो भी हो, वो इनको हुक्मरान बनाने की नहीं थी। यानी आप समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, और फिर मुस्तकबिल करीब में कोई 28वीं 29वीं आईनी तरमीम भी आप देख सकेंगे? मेरे ख्याल में अगर 27वीं इस तरह पास हो गई, जो कि लग रहा है हो जाएगी, तो 28वीं 29वीं की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, अकरम शेख साहब ने अदालत में कहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है इसलिए कि मैंडेट जो है वो इन लोगों की नहीं है, इनको ये पता है, और ये अपने आप को ताकत से चिमट के रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसका एक कड़ी ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मुईज़ जाफरी माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ व्यूज़ हैं लोगों के, इसके अगेंस्ट भी हैं, इसके जो है वो हिमायत में भी हैं, और इसी के ऊपर जो है वो सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से बात भी कर रही हैं। और जो कोशिश यही है कि किसी तरीके से इसके अंदर से वो चीज़ें लेकर सामने आई जाएँ जिसमें पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो, तेज़ी से आगे बढ़े, मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़े। अब ज़ाहिर है कि ये जितनी भी तरामीम हुई सबके साथ सोच यही थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो सवाल या निशान यहाँ पर दोबारा खड़ा होता है।